हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। आज के वीडियो में हम बात करने वाला है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं, अर्निंग पर शेयर आप किस तरह से फाइंड करते हैं, या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसे आप बैलेंस शीट्स में कैसे शो करते हैं। यह सब कुछ आज हम इस क्लास में डिटेल में बात करने वाला है। अगर बात करते हैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की, तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन लगभग सेम तरीके से होती है। कंपनी में भी जीएसटी सेम तरीके से वर्क करता है, प्रोप्राइटरशिप में भी जीएसटी सेम तरीके से वर्क करता है और पार्टनरशिप में भी सेम तरीके से वर्क करता है। अब बात करती है सिर्फ यहां पर कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाई जाती है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाई जाती है। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर हम प्रोप्राइटरशिप और कंपनी की बैलेंस शीट्स में थोड़ा सा और डिफरेंस देखें तो एक और मेजर डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट अगर फाइनल करते हैं, वहां पर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि WDV मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो यहां पर अगर आप ऐसे कंपनी के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहे हैं एनुअल रिटर्न के हिसाब से, तो वहां पर आपको SLM मेथड यूज किया जाता है। और अगर आप इनकम टैक्स ITR 6 या फिर कंप्यूटेशन के हिसाब से या फिर आपको कितना टैक्स पे करना है वो कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आपको WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। इन दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं कि सर जब भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स बनाते हैं, सबसे पहले आपको दो फिगर यहां पर आपको लेने होते हैं। एक फिगर ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर की आप बैलेंस शीट्स बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैलेंस शीट्स बना रहे हैं 24-25 की, तो यहां पर आपका फिगर एज एट 31 मार्च 2025 एंड एक प्रीवियस ईयर की जो भी आपका डेटा था, बैलेंस शीट्स थी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैलेंसेस थे वो बैलेंसेस आपको यहां पर शो करने होते हैं। फिगर एज एट 31 मार्च 2024। तो ये जो बैलेंस शीट्स का जो डेटा है ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, और ये जो बैलेंस शीट्स हम बना रहे हैं अभी फिलहाल में वो है सर आपका 24-25 का। तो यहां पर आपको दो है, एक प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस आपको लेना होता है और एक करंट ईयर का 31 मार्च को जो भी आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस फाइनल है, जो अपने बैलेंस शीट फाइनल की थी, जो आपके ट्रायल बैलेंस में आया हुआ है वो फिगर आपको यहां पे लेना है। ये नोट्स नंबर है, यहां पर आपको पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, इसके बाद आपको यहां पर एसेट होता है। इन दो पार्ट्स में इस बैलेंस शीट्स को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो ऑप्शंस आता है यहां पर ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कि शेयर होल्डर फंड, यानी कि कंपनी ने अपने शेयर इश्यू किए हुए हैं, वो आता है सर शेयर होल्डर फंड्स। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पर एक सिंगल पर्सन होता है, इसलिए हम सिंपल कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, इसलिए वहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनका जो शेयर होल्डर्स फंड होता है वो यहां पर आपको कैलकुलेट करना होता है, बैलेंस शीट्स के अंदर आपको यहां पे शो करना होता है। तो सबसे पहला आता है सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हुए हैं, लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो कितना पैसा कंपनी के अंदर आया हुआ है, वो शेयर आपके यहां पर आते हैं। तो यहां पर नोट्स नंबर 3 है, जिस भी बैलेंस शीट्स के यहां पर जो नोट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से पूरी डिटेल, जैसे यहां पर शेयर कैपिटल की है, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 3 है, उसकी पूरी डिटेल आपको नोट नंबर 3 में मिलेगी। तो यहां पर हम चलते हैं सर बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में। अब आपको यहां पर अदर कंपनी का इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर इलेक्शंस, यूज ऑफ एस्टिमेशन, ये सब कुछ आपको यहां पर देना होता है। ठीक है, इसके बाद आपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आपके कौन कौन से हैं, डेप्रिसिएशन आप किस मेथड से यूज कर रहे हैं, टैक्स ऑन इनकम आपका कितना लगेगा, ये भी नोट्स वहां पर आपको दिखाने होते हैं। प्रोविजंस है, फॉरेन एक्सचेंज अगर आपने कुछ किया हुआ है तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो करनी होती है। अब बात करते हैं हमारा नोट नंबर 3 शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी लाइफ टाइम MOA के अंदर कितना उन्होंने शेयर दिखाए हुए हैं जो कंपनी लाइफ टाइम वो शेयर इश्यू कर सकती है। तो यहाँ पर ये फिगर सर 100 में है, यानी कि
50,100 यानी कि 50 लाख रुपीस के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपीस। अब यहाँ पर सर कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो है 3,04,788 शेयर इशू किए। एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज और 30,47,880 रुपीज यहाँ पे उनके शेयर इशू किए हैं मार्केट में, तो वो शेयर यहां पर आ गए। अब बात करते हैं सर ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर यानी कि 2024-25 में आपने शेयर में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर अगर आपके शेयर्स प्रीवियस ईयर 2024 में कितने थे और 2025 में कितने, अगर कोई भी चेंजेस होगा, मूवमेंट अगर आपका हुआ है तो वो मूवमेंट आपको यहां पर शो करना। राइट एंड प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्शन अटैच बाय इक्विटी शेयर, अगर आपके कोई प्रेफरेंस शेयर्स भी है जो आपने इशू किए हुए हैं तो वो भी आपको यहां पर शो करना। शेयर हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, अगर आपके शेयर्स किसी होल्डिंग कंपनी ने होल्ड करके रखे हैं, उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो फिगर आपको यहां पर नोट आउट करना। शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5%, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी पर्सन ने या किसी भी कंपनी ने कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसने अगर उस कंपनी के 5% से ज्यादा के शेयर अगर यहां पर परचेस किए हुए हैं, कंपनी में 5% से ज्यादा का अगर यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनकी पर्टिकुलर डिटेल्स कंपनी वाइज या उस पर्सन की यहां पर उनको देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ही 100% शेयर यहां पर उन्होंने परचेज करके रखे हैं, तो उनकी डिटेल दी। तो जिनके 5% से ज्यादा का अगर शेयर्स किसी भी कंपनी के अंदर होल्ड करके रखे हैं किसी भी पर्सन ने इस कंपनी में, तो उसकी डिटेल यहां पर उनको बैलेंस शीट्स के नोट्स में यहां पे शो करनी होती है। इसके बाद सर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहां पर आ जाता है सर एबीसी इंफ्रा लिमिटेड। तो यहां पर ये सबसे पहला जो पॉइंट था नोट नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल्स पे आपको इस तरह से जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट्स बनाते हैं आपको शो करना होता है। सब सेकंड पार्ट्स आता है यहां पर शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस। अगर प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करते हैं, वहां पर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि वो सिंगल ओनर है। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कुछ अमाउंट रिजर्व में रखना होता है तो थोड़ा बहुत अमाउंट रिजर्व में रख लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में कोई भी पर्सन नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन एंटिटी है। तो यहां पर कोई भी प्रॉफिट अगर कंपनी का होता है तो वो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में अलग अलग टाइप के रिजर्व कंपनीज के अंदर बनते हैं, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल प्रीमियम रिजर्व, प्रोविजंस और अलग अलग तरीके से रिजर्व अलग अलग तरीके से यहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम रिजर्व की अगर बात करें, उनका जो नोट्स है, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस उनका प्रीवियस ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस ईयर का प्रॉफिट आया, ये अमाउंट कहां से आता है, ये अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये टोटल फिगर आपका आता है 103,438.44, ये अमाउंट आपका जाएगा यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये कौन सा होता है सर, ये शेयर होल्डर फंड्स होता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो भी शेयर होल्डर्स का ही होता है, क्योंकि उन्होंने इसमें पैसा लगाया, जितना जितना परसेंटेज उन्होंने पैसा लगाया उसके हिसाब से इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं सर लाइबिलिटीज में, ये तो हमारा हो गया शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी हो गया। अब आता है लाइबिलिटीज का पार्ट। लाइबिलिटीज का मतलब हमें किसी को कुछ ना कुछ देना होता है। सबसे पहले यहां पर दो चीजें आती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरी होती है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का जिसको हम बोलते हैं 12 मंथ से ज्यादा का अगर हमें पे करना है, इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। और दूसरी चीज यहां पर आती है करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, जिसको हमको विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर हमको पे करना है। सबसे पहला जो पार्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ है, जो लोन हमें लॉन्ग टर्म तक चुकाना है, तो वो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ले जाना है। इसका नोट नंबर 5 है। नोट नंबर 5 हम यहां पर देखते हैं, हमने यहां पर किया हुआ। अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड परचेज किए हुए हैं, यानी कि बॉन्ड इश्यू किए थे, लोगों ने बॉन्ड परचेज किए जहां पर हमको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। टर्म लोन है, फ्रॉम बैंक है, फ्रॉम अदर पार्टीज है, लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज से। अगर आपने किसी भी इसी तरह से अगर कोई भी पैसा लिए रखा है जिनको आपको पे करना है, तो वो आपके कहां पर आती है सर, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आती है। अब बात करते हैं सर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर आपका 12 मंथ से ज्यादा का अगर आपका पेंडिंग है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ले जाना।
अदर स्पेसिफिक नेम की अगर हम यहां पर बात करें तो वो एक अलग सा फैक्टर बन जाता है। इसके बाद सर आपका अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर कंपनी कोई भी टाइप के प्रोविजंस क्रिएट करती है, हमें 31 मार्च को हमें प्रोविजंस क्रिएट करने होते हैं, जो कि हम प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट्स में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके आते हैं सर प्रोविजंस, अगर आपके अलग अलग टाइप के कोई भी प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर कोई अदर स्पेसिफिक नेचर के अगर आप कोई भी प्रोविजंस 31 मार्च को क्रिएट करते हैं जिसका यूज मोर देन 12 मंथ के बाद होता है, तो यहां पर आपको वो फिगर आउट करना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके यहां पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के पार्ट यहां पर कवर होते हैं। इसके बाद बात आती है सर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि अगर आपने कोई भी लोन लिए रखा है, वो लोन आप विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर अगर आप पे करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है या किसी भी टाइप्स का। ट्रेड पेबल्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सन्डी क्रेडिटर्स है जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर कर देना है, वो आपका आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स में भी आपको दो चीजें याद रखिए, एक माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस और अदर्स। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल्स का बता देता हूं, उसमें आपको क्या क्या अलग अलग तरीके से शो करना होता है। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्मॉल इंटरप्राइजेस, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू क्रेडिटर अदर देन माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्मॉल, ये आपको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करना होता है। ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल, एमएसएमई को आपको कितना पेमेंट, जो सामने वाली पर्सन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो आपको कितना शो करना है, वो यहाँ पर 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर के बीच में आउटस्टैंडिंग, 2 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर्स, ये आपको अलग अलग तरीके से शो करना होता है। अब बात करते हैं सर अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट पार्ट आपका यहां पर आता है अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं सर? करंट मैच्योरिटी ऑफ फिनांस लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, अगर आपका इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, सेम टू सेम चीज है। नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, स्टेटरी डिस्पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस तरह के अगर आप कोई भी प्रोविजंस या फिर पेबल से जो आपके करंट लायबिलिटीज है जिनको आपको विद इन 12 मंथ के अंदर पे करना है, वो आपको यहां पे शो करना है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय फॉर प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर अदर स्पेसिफिक नेचर्स के कोई भी सैलरी पेबल या फिर रेंट पेबल या किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पेबल, इस टाइप का कोई भी अगर आप प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं जिनको आप विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर आप पे कर देंगे, तो वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर शो करना है। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट सर कवर होता है बैलेंस शीट्स का इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट। अब बात आती है सर सेकंड पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एसेट। एसेट्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जो 12 मंथ से ज्यादा का यूज होने वाला है, करंट एसेट्स का मतलब होता है विद इन 12 मंथ के बीच में उनके ट्रांजेक्शन होने वाला है। सबसे पहला आता है सर आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स यहां पर 12 नंबर है, ये टोटल उनका फिक्स एसेट है। ये डेप्रिसिएशन का एक चार्ट बनता है जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। डेप्रिसिएशन के चार्ट के हिसाब से ये अमाउंट आता है, ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का था, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये अमाउंट उनका यहां पर बचता है। इसके बाद से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जिनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहां पर अगर आप जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि 12 मंथ से ज्यादा का आपको वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो सब कुछ आपको यहां पे शुरू करना। इसके बाद सर आएगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट जो कि हम आगे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है या फिर किसी को एडवांसेस दे रखे हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है, वहां पर लॉन्ग टर्म है। अदर नॉन करंट एसेट्स कोई ऐसी जो कि नॉन करंट एसेट्स है, दो अदर नॉन करंट एसेट्स है जो कि इन ऊपर के जो जितने भी एसेट्स थी उसमें कवर नहीं हो रही है, वो कवर होती है आपकी नॉन करंट एसेट्स में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स में आता है सर सिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल डेट्स, ये सब कुछ आपके किस में कवर होता है सर? आपके नॉन करंट एसेट्स में। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम तरीके से आप अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप एक ही सैलरी पर अभी तक स्टक हो रहे हैं और आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह है सर 350 प्लस आवर्स का कोर्स है, 500 प्लस वीडियोस लेक्चर आपको यहां पर मिलते हैं, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, 9th मॉड्यूल्स यहां पर कवर करते हैं। यह कोर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है,
अगर एक बार ये कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो लाइफ टाइम आपको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में कोई दूसरा कोर्स परचेज करने की नीड आपको नहीं होगी। अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ नोट्स है, बैक सपोर्ट सर्टिफिकेशन आपको मिलता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स ऑलवेज अपडेटेड होता है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अभी 26 जनवरी के हिसाब से आपको बहुत ऑफर प्राइस यहां पर आपको मिल रहा है। जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ऑफर प्राइस का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे कम प्राइस में आपको यह कोर्स मिल रहा है। चलिए सर, अब हम आगे बात करते हैं। बैलेंस शीट्स में हमने कवर किया सर यहां पर नॉन करंट एसेट्स। अब बात करते हैं सर करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स का सिंपल सा मतलब 12 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई किए हुए हैं वो। इन्वेंट्रीज की यहां पर हम बात करते हैं। इन्वेंट्रीज बहुत ही बड़ा फैक्टर्स है यहाँ पे। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट किया हो तो यहां पर। अब बात करते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके पास में कोई इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, वो फिगर आपको यहां पे डाउन करना लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि सन्डे डेटर्स या फिर ऐसे कोई अदर रिसीवेबल है वो आपके यहां पर आएगी। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, जो भी आपके कैश या बैंक बैलेंसेस हैं वो आपके यहां पर आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपके कोई है या फिर कोई अदर करंट एसेट्स अगर कोई है, इन सब को छोड़ के अगर वो जो कुछ भी बचता है वो आपका कहां पर जाता है सर, अदर करंट एसेट्स में। तो ये सर आपका इस तरह से पार्ट बन जाता है। ये आपका हो जाता है सर लाइबिलिटीज और ये बन जाता है सर आपका एसेट। बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों प्रॉपर तरीके से आपके मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते हैं तो फिर आगे आपका कोई भी काम नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यहां पर भी आपके दोनों बैलेंसेस आएंगे, 24 का बैलेंसेस भी आएगा और 25 का बैलेंसेस आएगा। सबसे पहला यहां पर पार्ट आता है सर इनकम का, इसके बाद आता है एक्सपेंसेस का। यहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है या फिर सर्विस है या फिर अगर कोई ट्रेडिंग एंटिटी है, बिजनेस है, तो सबका जो भी फॉर्मेट है कंपनी अकाउंट्स का वो सेम होने वाला है। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट्स अलग से सेपरेटली यहां पर प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि उन्होंने सेल्स करके, सेल्स जो इनका मैन प्रोडक्ट है वो सेल्स करके वो कितना कमा रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, वो यहां पर आएगा। और इसके अलावा जो भी हमारी अदर इनकम्स होती है, जो किसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जिनका बिजनेस के साथ में कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है, वो इनकम आपको यहां पे शो करनी है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो यहां पर आपका टोटल आता है 237,389.97। यह है आपका टोटल इनकम या फिर टोटल सेल्स बोल सकते हैं या फिर टोटल इनकम आप इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सर एक्सपेंसेस। इनकम तो आपकी आ गई, अब आपके खर्चे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो खर्चा जो हमारा मेन होता है वो होता है सर परचेज स्टॉक, यानी कि जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसको हम परचेज करेंगे, तो वो यहां पर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहां पर बात करते हैं सर ये आपका नेट परचेज आता है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो भी आपका परचेज होगा वो नेट परचेज। तो यहां पर आपको ये परचेज लेना है, ठीक है। परचेज का यहां पर आपको नोट्स पीएनएल में आप जाएंगे तो यहां पर आपको परचेज का यहां पर आपको नोट मिल जाएगा। यहां पर जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये आपका सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, कमीशन इनकम है और अदर इनकम आपकी इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन फॉरेन और मिसलेनियस इनकम है। परचेज में ट्रेडेड गुड्स है, सर ट्रेडेड गुड्स अगर आपने परचेज किए हुए तो वो आपके यहां पर आएंगे। तो यहां पर आपका कौन सा परचेज लेना, आपको नेट परचेज लेना, ठीक है। इसके बाद आता है सर चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अब बात करते हैं कि सर अगर हम प्रोप्राइटरशिप की अगर बैलेंस शीट्स बनाते हैं, वहां पर उनका प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन जब आप कंपनी की पीएनएल बनाते हैं तो वहां पर आपको इस तरह से शो नहीं करना होता। यहां पर आपको शो करना होता है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस अमाउंट आपको यहां पे एंटर करना होता है। तो वो एंटर कैसे करेंगे, यहां पर हमको पीएनएल में जाना है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल आपकी इन्वेंट्री कितनी है ये आपको यहां पर लिखना है। और इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2024 जब स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे पास में कितनी इन्वेंट्री थी वो आपको यहां पे लेना। अब इसमें से आपको ये वाली जो इन्वेंट्री है उसको आपको माइनस करना है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो भी इन्वेंट्री आपकी यहां पर आती है वो आपका होता है
डिक्रीज और इंक्रीज इन इन्वेंट्री यानी कि चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो यहां पर ये जो फिगर आ रहा है ये फिगर आपका आ रहा है माइनस में। तो इस तरह से अगर आप इसको पीएनएल में जाएंगे तो यहां पर आपको ये दिखेगा सर माइनस में फिगर यानी कि चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब बात करते हैं सर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि इंप्लॉय के रिलेटेड, जैसे इनको आप सैलरी दे रहे हो या फिर इनको बोनस दे रहे हो या फिर आप कोई इंप्लॉय पीएफ का कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, इस टाइप के अगर कोई भी अगर आप उनके लिए खर्चे कर रहे हो तो वो आपके इंप्लॉय रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके सभी यहां पर आएंगे। अब नेक्स्ट जो खर्चा होता है वो आता है सर हमारा फिनेंस कॉस्ट, यानी कि अगर हमने कोई लोन ले रखा है, किसी का इंटरेस्ट पे करना है या फिर हम लोन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, लोन क्लोज करा रहे हैं तो प्री क्लोजर का कुछ अमाउंट पे करना है, वो सभी फिनांस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस आपको यहां पर फिनांस कॉस्ट में यहां पर आपको एंटर करने होते हैं। तो यहां पर एक बार मैं आपको ये वाला जो भी ये नोट्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये जिस तरह से फिनांस के नोट्स है, ये आपका फिनांस है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, इंटरेस्ट पेड टू अदर और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस, इनकम टैक्स, इस तरह के अगर आपके कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या बैंक चार्जेस भी है, नॉर्मली बैंक चार्जेस को भी इसी में ले लेते हैं लेकिन अलग से वो एक सेपरेटली बैंक चार्जेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कवर होता है। तो यहां पर हमारा जो पार्ट होता है फिनांस कॉस्ट, इसके बाद आता है सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एज पर कंपनी शेड्यूल एसएलएम मेथड्स के हिसाब से। अभी हम आगे देखेंगे उसको। इसके बाद बात करेंगे सर अदर एक्सपेंसेस, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस आपके बच जाते हैं कौन कौन से, परचेज, इंप्लॉय बेनिफिट, फिनांस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन के अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस आपके बच जाते हैं वो सभी एक्सपेंसेस आपको अदर एक्सपेंसेस में कवर करने हैं। जैसे यहां पर उन्होंने अलग ऑफिस रेंट, पावर एंड फ्यूल, ट्रैवलिंग, रिपेयर मशीनरी, लॉस ऑन कंजम्पशन, पेनल्टी, रेट्स, लीगल, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस उन्होंने यहां पर एंटर किए हुए हैं। तो ये आपको इस तरह से यहां पे शो हो रहा है। ये जो फिगर है यही वाला फिगर आपको यहां पे पीएनएल में दिख रहा है। ये फिगर कैसे लाते हैं मैं आपको एक बार ये क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको इक्वल प्रेस करना है, नॉट के पीएनएल में जाना है और ये वाला फिगर आपको यहां पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर ये वाला फिगर आपका, ये सभी फिगर इसी तरह से वहां पर लाए गए हैं। ऑटोमेटिकली अगर हम नोट्स में चेंज करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट्स, पीएनएल के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सब जगह ऑटोमेटिकली सर चेंज हो जाता है। अगर हम नोट्स में चेंजेस करते हैं सब कुछ कवर हो जाता है। अब यहां पर सर हमारी इनकम आ गई, सेल्स आ गया और अदर इनकम्स भी आ गई और अब यहां पर आपके टोटल एक्सपेंसेस भी आ गए। ये आपका सर टोटल इनकम थी, इसमें से आप ये एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करेंगे तो यहां पर आपका बनता है सर प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर आपके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है वो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। अब सर उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। ये जो अमाउंट है उस पर 25.61% नॉर्मली, अदरवाइज ऐसे 30% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं लेकिन किसी किसी के वहां पर 25% पे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर जो भी फिगर होगा उसका 25% यहां पर क्या होता है सर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। डेफर्ड टैक्स के सेट्स क्या वो समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका आता है सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहां पर प्रॉफिट पे टैक्स जो है वो माइनस कर देते हैं। इसके बाद आता है सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं पेट, PAT। आपने शार्क टैंक में हमने सुना था आपका पेट कितना है, आपका ईबीटी कितना है, ये सब अर्निंग बिफोर टैक्स या PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सब आपको इस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं। अब बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर का मतलब है सर मेरे पास में प्रॉफिट इतना है, अब मेरे शेयर कितने, मैंने शेयर कितने इशू किए हुए हैं। जो शेयर मैंने अभी शेयर कैपिटल में आपको बताया था 3,04,000 इसके आसपास के जो शेयर्स थे, उस इतने में से आप 3,04,000 के शेयर को आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो है 0.07, यानी कि अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि 700 रुपीज यहां पर शेयर के हिसाब से ये इनकम आ रही है। तो ये हमने फाइंड किया सर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आता है सर आपका अर्निंग पर शेयर्स। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया सर बैलेंस शीट्स और फिर हमने देख लिया पीएनएल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मेथड्स होता है। यहां पर दो अलग अलग तरीके से मेथड यूज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स यहां पर यूज होते हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अभी इसको हम यहां पर कवर नहीं करेंगे। ये हम हमारे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर हम आपको सिखा देंगे।
अब बात करते हैं सर फिक्स एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम मेथड्स के हिसाब से यूज किया हुआ। ये सब फॉर्मेट लगे हुए हैं सर, फॉर्मूले लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फिगर इंटर करना है, ऑटोमेटिकली जो डेप्रिसिएशन है वो सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे नोट्स, बैलेंस शीट्स के जो नोट्स है वो हमारे यहाँ पर आ गए, पीएनएल के नोट्स है वो सभी हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद कुछ और अदर नोट्स कंपनी के अंदर होते हैं, वो नोट्स आपको यहाँ पर उस तरह डिटेल में आपको यहाँ पर शो करना होता है। ट्रेड पेबल्स आपके कितने हैं, क्या नहीं है, और कुछ रेशो यहाँ पर आपको, जैसे करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट सर्विस, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये कुछ रेशो आपको यहाँ पे शो करने होते हैं। इसके बाद कुछ और नोट्स भी होते हैं, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी आपको आपकी नोट्स में शो करना होता है। यहाँ पर डायरेक्टर्स के नेम आता है कि आपने कोई डायरेक्टर्स भी चेंज किया है या फिर नहीं किया हुआ है। इस टाइप से टोटल ये सभी आपके नोट्स आपको उसमें देने होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, यानी कि WDV मेथड्स के हिसाब से। यहाँ पर मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज का यूज होता है। अगर आप मोर देन 180 डेज अगर आप यूज करते हैं तो 100% डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। अगर लेस देन 180 डेज अगर आप यूज करते हैं तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलता है। ये डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, ये हम हमारी क्लासेस में डिटेल में हम वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। टैली के अंदर उसकी एंट्री कैसे होती है, इनकम टैक्स के अंदर उसका इफेक्ट किस तरह से होता है, यह सब कुछ हम आपको क्लासेस में डिटेल में बताते हैं। अब बात करते हैं सर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट पहले तो एराइज क्यों होता है। अब बात करते हैं कि सर डेप्रिसिएशन जो होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है SLM मेथड, और इनकम टैक्स के हिसाब से होता है WDV मेथड। अब दोनों के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंसेस आते हैं, सेम डेप्रिसिएशन आपका नहीं आता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम SLM मेथड यूज करते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन अलग होगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर अलग होता है। इन दोनों बैलेंस के बीच में जो दोनों डेप्रिसिएशन के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, इन डिफरेंस की वजह से आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज आपका एराइज होता है। अब यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। WDV एज ऑन 31 मार्च 2025 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि अगर आपने SLM मेथड्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू टोटल एसेट्स की आपकी कितनी है। तो ये वाला जो फिगर है, ये फिगर आपका यहां तक आता है सर, ये वाला फिगर 13,339.99, यही फिगर है आपको यहां पर आपको शो हो रहा है। इस बात कर रहे हैं सर 31 मार्च 2025 को ही अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यानी कि WDV मेथड से अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो वहां पर आपका WDV कितना है, रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी कितनी है। तो ये आपका आता है सर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, ये वाला फिगर है आपका 14,866.61। ये फिगर सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब आप डेप्रिसिएशन का चार्ट प्रिपेयर करते हैं, जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ये एक्सेल शीट, ये जो कंपनीज की ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां पर आपको हमारे ऐप की लिंक भी आपको शेयर की हुई है और कोर्सेज की लिंक भी आपको ऐप में शेयर की हुई है। वहां से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐप पर भी जा सकते हैं, और आप हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, उस कोर्स के बारे में आप पूरी डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि सर एक्चुअली डिफरेंसेस कितना है। यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से 13,339 आपका WDV है, और एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपका WDV है 14,866। तो इसमें से आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसमें से आप माइनस करेंगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो यहां पर आपका 1526.42 रुपीस का डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है इसके हिसाब से आपका, अगर आपका इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपका WDV ज्यादा है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आपका WDV कम है तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स एराइज होता है। और अगर आपका यहां पर एज ए कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर ज्यादा है और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर कम है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहां पर कवर होती है। तो 1526 है, 1526 आपका टाइमिंग डिफरेंस है। अब उस पर आपका टैक्स कितना लग रहा है, तो उस पर टैक्स लग रहा है 25.168%, 384.17 का अमाउंट आपका आता है। यहां पर इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स
एसेट है। अब ये बैलेंस शीट्स में आपको यहां पे शो करना होता है। जब हम बैलेंस शीट्स के यहां पर जाते हैं, ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट 384.17, तो इस तरह से आप यहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने आपको यहां पर डिटेल में बता दिया। तो इस तरह से अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम मेथड से और एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यह सब कुछ आज हमने इस क्लास के अंदर डिटेल में बात की। क्लासेस कैसी लगी आपको, ये क्लास कैसी लगी आपको, यहां पर बहुत कुछ समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अपने अकाउंटिंग एंड प्रोफेशन में आप ऊपर जाना चाहते हैं, हाई ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जितना नॉलेज जितना पैसा। अगर आपके पास में नॉलेज अच्छा होगा तो अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारा एज अ टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सबसे मिनिमम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और कंटेंट आपको भर भर के मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।